नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण सेशन में यूट्यूब के इस चैनल पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत। कॉम्पिटिटिव सेशन में इसके पहले के जो हमारे वीडियो हैं उस पर हमने एमसीक्यू के सेशन रखे और आज के सेशन में हमने सेल का महत्वपूर्ण भाग गाल्गी एपरेटस, इसका थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक विवरण आपके साथ साझा करेंगे। महत्वपूर्ण अंग है कोशिकांग। कई कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें आपको याद होगा हमने सेल वॉल की बात की, सेल मेम्ब्रेन की बात की, प्रोटोप्लाज्म की बात की और आज बारी है गाल्गी एपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स की। इस पूरे सेशन के दौरान हम गाल्गी कॉम्प्लेक्स तो समझाएंगे ही, पूरी थ्योरी खत्म होने के बाद हम इस पर एमसीक्यू भी लाएं तो एमसीक्यू की भी बात करेंगे। पूरे सेशन को जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी जो लास्ट के एमसीक्यू हैं वो आपसे बनेंगे। एमसीक्यू समझने के लिए पूरी थ्योरी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए आज गाल्गी एपरेटस के बारे में कैसे कैसे सवाल खड़े होते हैं और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आज आप विस्तार से समझ पाएंगे कि गाल्गी एपरेटस है क्या, इसकी खोज किसने की, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इन संरचनाओं का महत्व क्या है, क्या इसका संबंध आंतरिक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। और कई बार इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि गाल्गी कॉम्प्लेक्स का काम स्रावी क्या है। कई बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं कि ये स्रावी फंक्शन होता क्या है। आज उन सारे बिंदुओं का डिस्कशन हम आपके साथ इस सेशन में करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलें सेशन की ओर और एक सुपरफिशियल चित्र, बिल्कुल सामान्य सा चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको गाल्गी एपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स दो नामों से जानते हैं। अब आप समझते होंगे क्यों इसका नाम गाल्गी ही रखा गया। इसको आगे हम सेशन में बताएंगे क्यों इसका नाम गाल्गी रखा गया। सामान्य सी बात है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम गाल्गी था और गाल्गी के नाम पर गाल्गी एपरेटस रख दिया गया। तो इसके थ्योरेटिकल डिस्कशन में जाएं कि एक सामान्य सा चित्र आप देख रहे होंगे कि यह परतों से बना हुए रचना है। कप शेप रचनाएं एक दूसरे के तरफ स्थित है। ध्यान से देखिए आप, एक परत ये फोल्ड की, एक परत ये दिख रही है, एक परत ये दिख रही, मतलब इस तरह से कप नुमा रचनाएं एक दूसरे के ऊपर रख दी गई। और जब ये कप नुमा रचनाएं रख दी गई तो दो सतहों का निर्माण हो गया, एक निचली सतह और एक ऊपरी सतह। जो निचली सतह होती है उसको ट्रांसफेस कहा जाता है। ध्यान से देखिए जरा, जो निचली सतह है वो ट्रांसफेस है और जो ऊपरी सतह है उसको सिस फेस कहते हैं। ये पूरा विवरण हम आगे आपको लिख लिख करके एक एक लाइन समझाते चलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए गाल्गी एपरेटस आपको याद हो जाएगा। क्या होता है फंक्शन, क्या काम करता है, इसका पूरा डिस्कशन गाल्गी एपरेटस का हम आगे आपको देने वाले हैं। तो चलें सेशन की शुरुआत करें। अब आप तैयार होंगे तो चलिए पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं गाल्गी एपरेटस के बारे में। पहला पॉइंट गाल्गी एपरेटस का, पहली बार गाल्गी
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहिए या गाल्गी एपरेटस कहिए, दोनों बात एक ही, की खोज। सभी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। खोज कैमिलियो गोल्गी, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में की थी। मीन्स गाल्गी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कैमिलियो गाल्गी इन 1898 में कैमिलियो गाल्गी नामक एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खोज की। एक सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। अब देखिए सवाल कैसे वो पीएनएसटी वाले पूछते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि और लिखा ये कि कैमिलियो गाल्गी ने 1898 में गाल्गी एपरेटस की खोज की। अब आगे सवाल को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गहराई में ले जाते हैं, वो कह रहे हैं कि खोज तो की, लेकिन किस कोशिका में का अध्ययन किया और किस कोशिका के अध्ययन के बाद कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी एपरेटस की खोज की। दूसरे पॉइंट में उस पीएनएसटी का जवाब लिखा हुआ है, चलिए लिखते हैं और आपको याद करना पड़ेगा इसको। लिखिएगा कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी कॉम्प्लेक्स को उल्लू, उल्लू समझ गए, उल्लू माने आउल, उल्लू और बिल्ली, बिल्ली माने कैट, बिल्ली की तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका का मतलब नर्व सेल, समझ गए आप। कैमिलियो गाल्गी ने, अब इस प्रश्न का जवाब ये कम किताबों में आपको मिलेगा पर मिलेगा। तो कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी कॉम्प्लेक्स को उल्लू की और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में पहली बार, लिखिएगा, में पहली बार खोजा था। सामान्य रूप से जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक सामान्य सी लाइन पढ़ लेते हैं कि पहली बार गाल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलियो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की। लेकिन ये पढ़ना भूल जाते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिर ये बताओ कि किस जीव की किस कोशिका से ये खोजा गया। तो अब आपको याद कर लेना है कि कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी कॉम्प्लेक्स को उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में पहली बार खोजा था। अब चलिए इसकी संरचना के बारे में एक सवाल पूछा गया, इसको समझ लें जरा। आप बैक चित्र पर चलते हैं। इन संरचनाओं के बारे में, ये जो गोल गोल रचनाएं हैं इनके बारे में आपको बताते हैं और इन रचनाओं को क्या कहते हैं इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि गाल्गी एपरेटस झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, झिल्ली युक्त
पुटिकाएं हैं, वेसिकल्स हैं। झिल्ली युक्त पुटिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर व्यवस्थित दिखाई देती है। ये रचनाएं क्या कहलाती हैं वो दोस्त? ये रचनाएं याद करिएगा। पहले चित्र पर चलते हैं। ये देखिए, ये गोल गोल पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर, ये पुटिका, ये पुटिका, ये पुटिका, ये पुटिका, ये सभी बेसिकली एक दूसरे के ऊपर समानांतर हैं। समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, तो ये एक दूसरे के ऊपर समानांतर व्यवस्थित हैं। ये रचनाएं क्या कहलाती हैं? ये ऑब्जेक्टिव सवाल था। ये रचनाएं कहलाती हैं सिस्टर्नी। ये रचनाएं सिस्टर्नी कहलाती हैं। हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिख लेना, सिस्टर्नी कहलाती है। ये रचनाएं सिस्टर्नी कहलाती हैं। तो पहले पन्ने पर हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए कि पहली बार गाल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज कैमिलियो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 में की। इसका विस्तार से भी चित्र हम आपको सेशन समाप्त के होने के पहले दिखा देंगे। कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी कॉम्प्लेक्स को उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका से पहली बार खोजा। गाल्गी एपरेटस झिल्ली युक्त पुटिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ये रचनाएं सिस्टर्नी कहलाती हैं। अब जरा इसका संबंध देखिए कि ये करती क्या होगी, किस किस से जुड़ती होगी। ये चौथे पॉइंट में अगले पेज में हम आपको बताने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट हम लिख रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। गाल्गी एपरेटस का संबंध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी है। शार्ट में लिख रहे हैं ER से भी है। अब ER से संबंध हो गया, और आप जानते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन सिंथेसिस उधर हो गई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड सिंथेसिस हो गई। कुल मिलाकर के भोजन का जो निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ, फैट का निर्माण हुआ, इसका संबंध किससे हो गया? गाल्गी एपरेटस से हो गया। अब जरा देखिएगा, गाल्गी एपरेटस का संबंध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है, और ये विशेष रूप से रूपांतरित होती है। कौन? गाल्गी एपरेटस विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं ER द्वारा बने भोज्य पदार्थ का पैकेट बनाती है। समझ गए आप? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया। अब चूंकि ये जुड़ी हुई हैं तो भोज्य पदार्थ आएगा गाल्गी एपरेटस के पास। गाल्गी एपरेटस का काम हो गया पैकेजिंग, पैकेट बनाना। आगे विस्तार से काम कैसे करती है पैकेट बनाने का, यह हम आपको बताने वाले हैं। तो चौथे पॉइंट में बता दिया।
पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट यह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं कि यह सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। क्या गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है? यूपीएससी में सवाल पूछा कि ऐसी यूकैरियोटिक सेल का नाम बताइए जिसमें गोल्गी एपरेटस नहीं होता। वही ऑब्जेक्टिव का ये बिंदु यहां हम लिखने जा रहे हैं। सिर्फ मैमल्स की आरबीसीज में नहीं होती। नोट करिएगा, याद कर लीजिए। सभी जितनी दुनिया की यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब में पाई जाएंगी, छोड़ दीजिएगा मैमल्स की आरबीसी। एक और सवाल पूछा गया, एमपीएसआई में पूछा, उसी का उत्तर लिखते हैं। हो सकता है आपको ये उत्तर याद आ जाए। पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस सिर्फ एक पुटिका के रूप में सिर्फ एक बेसिकल के रूप में, पुटिका के रूप में पाया जाता है। उसने पूछा कि प्लांट सेल में सिर्फ एक गोलाकार संरचना के रूप में पाया जाता है, इसका नाम क्या होगा? आप बताइए ना। प्लांट सेल में गोल्गी एपरेटस सिर्फ एक पुटिका के रूप में पाया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। जिन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। अब इसके काम पर एक सवाल पूछा गया, उसी बात को लिखने जा रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। सामान्यतया गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER से जरूरी चीजों को वेसिकल के रूप में, मतलब गोल गोल गेंद से के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है। ऐसा नहीं कि कटोरी भर के लाता है। वहां पर एक गोल गोल गेंद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको देता है? गोल्गी एपरेटस। तो सामान्यतः गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जरूरी चीजों को वेसिकल के रूप में ग्रहण करता है। अब जरा चित्र में देखिए, आपको चित्र की तरफ ले चलते हैं। इस रचना में देखिए, इसकी दो सतहें हैं। एक ये सतह है, देख रहे हैं, एक ये सतह है, एक ये सतह है।
अब इन दो सतहों पर सवाल यूपीएससी ने पूछा कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना पहला खाना पैकेट के रूप में या बेसिकल के रूप में गाल्गी एपरेटस को देता है तो वो सतह किस सतह पर जाता है? क्या वो सिस फेस है या ट्रांस फेस है? गंभीर सवाल था। तो हमेशा याद रखना, ट्रांस फेस का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मतलब बदलने वाला। तो पहले खाना कहाँ आएगा? ट्रांस फेस पर। बस थोड़ा सा सैद्धांतिक बात को समझ ले, गंभीर बात को समझिएगा, आगे विस्तार से हम और चित्र को समझाएंगे तो याद हो जाएगा। आइए, सामान्यतः गाल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक से जरूरी चीजों को वेसिकल के रूप में ग्रहण करता है। यह ग्रहण करता है। ग्रहण करने, 8वें पॉइंट पर लिख लीजिएगा, ग्रहण करने की सतह, 1 मिनट देखिएगा, ग्रहण करने की सतह कौन सी होगी? इसको सतह नंबर 1 कहिएगा, इसको सतह नंबर 2 कहिएगा। हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है अभी हमने इसको उल्टा बताया हो। ग्रहण करने की सतह पहले ए होती है, पहली सतह होती है, यानी सिस फेज में ये ग्रहण करेगा और बीच बीच में इसको परिवर्तित करते हुए ट्रांसफार्मर फेज में ले जाएगा या चेंज अवस्था में ले जाएगा, तो ये ट्रांस फेज होगा। तो सिस फेज पर ग्रहण करेगा, याद करिएगा और यहां सुधारिएगा। ग्रहण करने की सतह सिस फेज होती है, FACE, ग्रहण करने की सतह सिस फेज और रूपांतरित होने के बाद भोजन के पैकेट्स ट्रांस फेस पर आते हैं। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ग्रहण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से खाना चलेगा तो किस फेस पर आएगा, किस सतह पर आएगा? तो सतह नंबर 1 पर आएगा, सिस पर आएगा। और फिर जब ये रूपांतरित कर लेगा, उसको मॉडिफाइड कर लेगा, उसको कहीं भेजना होगा, तब ये ट्रांस फेस की ओर ले जाएगा। ये याद रखिएगा, 8वां पॉइंट। चलिए फिर 9वां महत्वपूर्ण पॉइंट, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। अब ट्रांस फेज पर भोजन पहुंच गया, सिस पर आया, बीच की सारे वेसिकल से घूमता हुआ इसको मॉडिफाइड किया, ट्रांसफर पहुंच गया। अब ट्रांसफर क्या हो रहा है? अब भोज्य पदार्थ, अब भोज्य पदार्थ के मॉडिफाइड पैकेट्स, समझ गए? भोज्य पदार्थ सिस में गया, सिस के बाद एक बार और चित्र को देखिए, सिस फेस पर गया और बीच में यहां से यहां तक गुजरा तो मॉडिफाइड हो गया, ट्रांस पर पहुंचा। अब ये मॉडिफाइड फूड क्या कर रहा है? अब भोज्य पदार्थ के मॉडिफाइड पैकेट्स जो ट्रांस फेस पर पहुंच
जाते हैं उनको यहीं से, ध्यान से देखिएगा, उनको यहीं से डिस्पैच्ड कर दिया जाता है। डिस्पैच्ड कर दिया। अब साहब आप पूछोगे ये डिस्पैचिंग क्या है? भोजन ऊपर आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, इसने मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करने के बाद इसी का काम है कि जहां जरूरत है, जिस अंग को उसकी जरूरत है, उस अंग को ये यहीं से डिस्पैच कर देगा, पहुंचा देगा, यानी टारगेट एरिया पर इसको पहुंचा देगा, डिस्पैच कर दिया जाता है। अर्थात यहीं लिख लीजिएगा, अर्थात भोजन टारगेट एरिया पर पहुंच जाता है। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट, गाल्गी एपरेटस का महत्वपूर्ण कार्य। ये भी लिख लो क्योंकि सेम सवाल, बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया। गाल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना प्रोटीन और फैट को पैक करना होता है। यह सवाल पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कार्य गाल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है? तो याद करिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया, यही आंसर था कि प्रोटीन और फैट को पैक करने का, पैकेजिंग की जिम्मेदारी गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी एपरेटस की होती है। अब इस पैक किए गए भोज्य पदार्थ को, एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा, स्रावी काम होता है, सिक्रेटरी फंक्शन होता है। उसी बात को समझाने के लिए हम इस पॉइंट को आपको रोक रहे हैं। कैसे स्रावी काम करेगा? ये तो कोशिका के अंदर डिस्पैच करता है। मान लो कोई विषैली चीज है और उस विषैली चीज को इसको शरीर से बाहर करना हो तो ये बाहर भी करता है। तो बाहर का ऐसे थोड़ी करेगा कि हाथ से उठाएगा फेंक देगा, ऐसा नहीं करता। उसको धीरे धीरे करके स्राव के द्वारा बाहर करता है। इसीलिए इसको स्रावी कार्य में, इसका कार्य स्रावी कार्य माना जाता है। तो याद करो, 11वां पॉइंट लिखो, पैक किए पदार्थ को कोशिका के अंदर तथा बाहर करने की जिम्मेदारी भी गोल्गी एपरेटस की
मतलब जो पैक हुआ फूड उसको यदि अंदर करना है तो भी इसकी जिम्मेदारी है, और कोई वेस्ट मटेरियल उसको बाहर करना है तो वो भी इसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए इसका काम श्रावी कहा जाता है। 12वां पॉइंट लिखने जा रहे हैं। यह भी सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। क्या गाल्गी एपरेटस लाइसोसोम का निर्माण करता है? यह कथन सत्य है? लिखिएगा। यह लाइसोसोम का निर्माण यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या गाल्गी एपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम का निर्माण करता है? आप बिल्कुल बेधड़क बताइएगा, यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। 13वां सवाल, 13वां महत्वपूर्ण पॉइंट, यह सेल डिवीजन के समय कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट या कोशिका की पट्टिका का, सेल प्लेट निर्माण में मददगार है। और अंतिम एक सवाल आरआरबी में, रेलवे में और एसआई में पूछा गया। क्या गाल्गी कॉम्प्लेक्स स्पर्म में जो एंटीरियर टिप होता है, एक्रोसोम होता है, क्या एक्रोसोम के निर्माण में मदद करता है? लिखिएगा। यह स्पर्म के एक्रोसोम निर्माण में मदद करता है। तो ये 14 महत्वपूर्ण पॉइंट गाल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में थे। सभी पॉइंट को एक बार और पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसका विस्तार से चित्र हम आपको दिखाते हैं। आइए पहले पेज पर ले चलते हैं आपको। पहली बार इसकी खोज कैमिलियो गाल्गी ने 1898 में की। कैमिलियो गाल्गी ने गाल्गी कॉम्प्लेक्स को उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में पहली बार खोजा। गाल्गी एपरेटस झिल्ली युक्त पोटिकाएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर व्यवस्थित है। इन रचनाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। गाल्गी एपरेटस का संबंध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है और विशेष रूप से ये रूपांतरित हो जाती हैं। एंडोप्लाज्मी द्वारा बने भोज्य पदार्थ का ये पैकेट बनाती हैं। यह सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, सिर्फ मैमल्स के आरबीसी में नहीं होती। प्लांट सेल में गाल्गी एपरेटस सिर्फ एक पुटिका के रूप में पाया जाता है जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए। सामान्यतः गाल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जरूरी चीज़ों को वेसिकल के रूप में ग्रहण करता है। ग्रहण करने की सतह को सिस फेज कहा जाता है और रूपांतरित होने के बाद जो भोज्य पदार्थ है वो ट्रांस फेज पर पहुंचता है। अभी हम ये चित्र में आपको दिखा देंगे। फिर हमने कहा अब भोज्य पदार्थ को मॉडिफाइड पैकेट को ट्रांस फेज पर पहुंचाया जाता है और यहीं से भोज्य पदार्थ को पैकेटिंग की जाती है और टारगेट एरिया पर जहां उसकी ज़रूरत होती है उस टारगेट एरिया पर उसको पहुंचाया जाता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने प्रोटीन और फैट को पैक करना होता है। पैक किए गए खाद्य पदार्थ को सेल के अंदर तथा बाहर करने की जिम्मेदारी भी गाल्गी एपरेटस की होती है। यह लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट के निर्माण में भी मददगार है। और यह भी याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण गाल्गी एपरेटस करता है। यह भी पॉइंट नोट रखिएगा। यह स्पर्म का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो अंडे को बेधने में मदद करता है वो रचना कहलाती है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के निर्माण में भी गाल्गी एपरेटस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब आइए, जितनी बातें उधर लिखी सबको एक सिस्टमेटिक तरीके में दिखा दें। हमने सबसे पहले तो चित्र की बात आपको बता दें। ध्यान से देखिए इस चित्र, हमने आपको चित्र बनाते समय ये बताया था कि ये प्लेट जैसी रचनाएं हैं जो समानांतर क्रम में एक दूसरे के ऊपर स्थित है। ये देखिए, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट सभी प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ये जो फेस होता है, जो ऊपर वाला फेस होता है, ये फेस कहलाता है, ये सतह कहलाती है सिस फेस, और जो दूसरी सतह होती है या जो नीचे की सतह होती है वो कहलाती है ट्रांस फेस। दूसरा पॉइंट अभी आपको याद हो जाएगा। अब इधर से क्या हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और लिपिड का निर्माता है, उसने कुछ प्रोटीन और लिपिड को इसके पास भेजा। ये देखिए, यहां से ये भेजने की प्रक्रिया हुई। भेजते समय भेजा, किसने भेजा साहब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजा। ये भेजते ही कहां पहुंचा? गाल्गी एपरेटस के ऊपरी किनारे पर, यानी सतह के प्रथम बिंदु पर, सतह के प्रथम तल पर। जब ये सतह के प्रथम तल पर पहुंचा तो सिस फेस पर पहुंचा। सिस फेस में कुछ रासायनिक क्रियाएं, अब ये उस भोज्य पदार्थ का मॉडिफिकेशन करता है। अब मॉडिफिकेशन क्या? मान लीजिए जो प्रोटीन बना है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, कुछ तरीका उसका बदलेगा। कुछ सरल शुगर है तो उसको कठिन शुगर में, कुछ कठिन शुगर है तो उसको सरल शुगर में, कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। तो देखिए, सिस फेज में पहुंचा तो बी रूप में उसको बदलेगा, फिर सी रूप में बदला, यहां देखते जाइएगा कुछ चेंज करता है, कुछ परिवर्तन करता है, और अंत में डी फेज में यहां देखिए ये इस तरह से गोलाकार रचनाओं में परिवर्तित कर देता है। ये जो गोलाकार रचनाएं बन गई, ये गोलाकार रचनाएं एक तरह से पैकेट बन गई, और यही पैकेट, पैकेटिंग का काम इसका, पैकेजिंग का कहलाता है। अब ये पैकेट बनने के बाद जो भी इसका टारगेट एरिया होगा, जो भी टारगेट एरिया होगा, टारगेट एरिया, उस टारगेट एरिया में पहुंचा दिया। ये तो सरल सी बात थी, समझ गए आप गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब यदि इसकी बृहद रचना में देखें तो यदि हम कोशिका देखते हैं तो कोशिका में ध्यान से देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही जब कभी आप चित्र बनाइए तो गोल्गी एपरेटस पास में ही बनाइए, यानी इसका आपसे संबंध बना रहे। कुछ लोग चित्र बनाते समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं है, गोल्गी एपरेटस कहीं है, ऐसा करते हैं, गलत, ऐसा ना करें। दूसरा, साइटोप्लाज्म के अंदर ये डूबी हुई कंडीशन में, इसी के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम अगले लेक्चर में सेट करेंगे। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी पहले थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। फिर इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल वाला हिस्सा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी रचना। इससे सिर्फ हमने गोल्गी एपरेटस को यहाँ निकाला, और गोल्गी एपरेटस के बारे में जितनी बातें थी वो प्रमुख बातें आपको बता दी। कार्य के बारे में यदि आप 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, तो यदि ऐसा सवाल आता है कि गोल्गी एपरेटस पर राइट ए शॉर्ट नोट और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो उस समय आपको सिर्फ ये चित्र बनाना है, वही वो पॉइंट महत्वपूर्ण लिखना है। दे आर डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर, दे हैव टू फेज, दैट इज कॉल्ड सिस फेज एंड ट्रांस फेज। फिर उसके बाद सीधा उसके फंक्शन पर आना है। हमने लिखा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोलाकार रचनाओं को ग्रहण करता है। अब ये सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि ये जो गोलाकार रचनाएं लेता है ये किस सतह पर लेता है, तो आपको ये बताना है कि ये जो सतह होती है ये सिस फेस होती है, मतलब ऊपरी फेस होती है सिस फेस। आपको ये नहीं कहना है कि ये ट्रांस फेस पर लेती है, सिस पर लेती है। फिर सिस से ट्रांस पर जाने पर जो स्टेप्स हैं वहाँ उसका मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, और जब ये रूपांतरित हो जाती है तब फिर इसके पैकेट बनते हैं और टारगेट एरिया पर इसको छोड़ा जाता है। तो पहला फंक्शन लिख दिया, बड़ा स्पष्ट फंक्शन लिखा है, आप चाहो तो इसका बेहतरीन नोट्स बन सकता है। मॉलिक्यूल्स फ्यूज विथ मेम्ब्रेन एंड आर स्टोर्ड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। अब ये तो पक्का है कि उसकी पैकेजिंग होगी, तो पैकेजिंग होगी तो बाहर कोई न कोई झिल्ली लगेगी, तभी तो पैक फूड बनेगा।
अब वहाँ तो ये झिल्ली नहीं जाएगी, पन्नी वाला पैकेट नहीं जाएगा, वहाँ तो पैकेजिंग सिस्टमेटिक होगी, टारगेट एरिया पर उसको छोड़ा जाएगा। मॉलिक्यूल्स अंडरगोज द रीमॉडलिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टर्नी। अच्छा, ये एक रचना आपको बताना था, ये जो गोल गोल रचनाएं आपको समानांतर क्रम में दिखाई दे रही हैं, ये जो रचना होती है यही कहलाती है सिस्टर्नी। उधर शब्द आया है, ये जो प्लेट के समानांतर क्रम में लगी हुई रचनाएं होती हैं, ये रचनाएं सिस्टर्नी कहलाती हैं। सिस्टर्नी के रचनाओं का काम होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लिपिड आया है उसको जरूरत के हिसाब से मॉडिफाइड कर देना और टारगेट एरिया पर ले जाकर के छोड़ देना। फिर एक फंक्शन बताया कि मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स आर सीक्रेटेड आउट ऑफ सेल आर टू अनदर ऑर्गन। अब ये चौथे पॉइंट में हमने इसके काम को लिखते हुए बताया कि मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स का मॉडिफिकेशन कर देता है और उसके अनुसार कर देता है जिसके अनुसार, जिस आवश्यकता के अनुसार उसको जरूरत है। तो आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थ का मॉडिफिकेशन करने की भी जिम्मेदारी गाल्गी एपरेटस की। तो इसको गाल्गी बॉडी कह लीजिए, गाल्गी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, गाल्गी एपरेटस कह लीजिए, जितने नामों से आपको जानना है आप समझ लीजिए। बड़ा सरल सा स्ट्रक्चर है ये। जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को हमने टू द पॉइंट आपको बता दिया। अब चलते हैं एमसीक्यू सेशन पर और उन एमसीक्यू 3 एमसीक्यू लाए हैं, उन 3 एमसीक्यू गंभीरता से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आज सवाल जो है वो गाल्गी पर ही हो। तो एमसीक्यू सेशन पर लिए चलते हैं। पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है? ए लिखिएगा RER, बी लिखिएगा SER, सी लिखिएगा गोल्गी बॉडी और डी लिखिएगा निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है? हमने ए ऑप्शन दिया RER, बी ऑप्शन दिया SER, सी ऑप्शन दिया गोल्गी बॉडी, डी ऑप्शन दिया बैक। चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन 2, लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन बनाता है? ए, क्या वो RER है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है? सी में हम कह रहे हैं क्या वो सेंट्रिओल है? और डी में आप उसको बता रहे हैं क्या वह गोल्गी बॉडी है? लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन बनाता है? ध्यान दीजिएगा, एंजाइम कौन बनाता है ये सवाल है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन बनाता है ये सवाल है। RER है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है या गोल्गी बॉडी है? ये दूसरा सवाल था। और आज के सेशन का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पर,
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसके द्वारा होती है? उत्तर आपको बताना है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। बी में आपको बताना है, क्या वह क्रोमोसोम्स के द्वारा होती है। क्या वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है। और डी आपको बताना है, क्या वह सेंट्रियोल्स के द्वारा होती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसके द्वारा होती है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है? क्या क्रोमोसोम के द्वारा होती है? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है? क्या सेंट्रियोल के द्वारा होती है? तो बच्चों 3 सवाल आज के लिए थे। अब बात आई इसके उत्तर देने की, तो आइए फटाफट आपको हम इसका जवाब दे दें। तो पहले सवाल में हमने पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है? तो इसका सही जवाब RER है। दूसरा क्वेश्चन था लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम कौन बनाता है? तो इसका भी जवाब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। और तीसरा सवाल हमने पूछा था कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसके द्वारा होती है? इसका भी जवाब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अर्थात आज कोई भी सवाल हमने आपसे गाल्गी कॉम्प्लेक्स पर नहीं पूछा। इसके गाल्गी कॉम्प्लेक्स पर सवाल फिर आपसे पूछेंगे जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, इस पर MCQ बनाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे। आज सेशन को यहीं विराम करते हैं, विश्राम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सेशन, कैसे लगे सवाल, कैसा लगा डिस्कशन और कैसा लगा डिस्कशन गाल्गी कॉम्प्लेक्स का। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। एक दिन के अंतराल के बाद फिर हम नया वीडियो लेकर के शाम को 6 बजे लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।